आज प्रदेश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि रोजगार की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। वहीं प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्वयं रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं और खुद अच्छी आमदनी भी कमाते हुए दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। जी हां, आज हम आपको गांव झिरवा, जिला बांका के एक ऐसे ही युवा किसान पंकज कुमार से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मशरूम उत्पादन करके अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है और जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गांव झिरवा, जिला बांका के प्रगतिशील मशरूम उत्पादक सफल किसान से जो कि मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इस किसान ने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र बांका से 3 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। जिसके बाद इस किसान ने बांका से बीज प्राप्त करके अपने घर पर मशरूम की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने मशरूम को अपना व्यवसाय बना लिया। तो क्या है इनकी सफलता की कहानी, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। हम पहले शिक्षित थे, BA ऑनर्स करने के बाद कहीं नौकरी वगैरह नहीं मिला, बेरोजगार हो गए, इधर उधर खेती बाड़ी का काम करते थे। इसीलिए बांका से झिरवा से बांका जाने के क्रम में बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बांका पड़ता है, वहाँ ऐसे खेती बाड़ी का प्रशिक्षण होते रहता था। हम भी जाते ही रहते थे पहले भी, लेकिन उस दिन एकाएक 2011 में हम जा रहे थे। उसके बाद देखे कि वहाँ प्रशिक्षण चल रहा था, गए बैठे। 3 दिवसीय मशरूम का प्रशिक्षण था, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किए। उसके बाद मैंने 2 किलो वहाँ बीज प्राप्त किए। 2 किलो बीज लेने के बाद वहाँ से आए, जिस तरह से वहाँ प्रशिक्षण दिए थे उसी तरह हम घर में भी अपना उसी तरह से लगाए घर में। उसके बाद महीना दिन के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा कील होकर के निकल आ रहा था। निकलने के बाद उसका तोड़ने के बाद उसका सब्जी बना के खाए। उसके बाद सोचे कि नहीं लगता है तो ठीक है भाई। फिर मैंने 10 किलो बीज कृषि विज्ञान केंद्र से ही प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद फिर लगाने के बाद थोड़ा मशरूम बहुत ज़्यादा हो गया, तो सोचे गाँव घर में कोई लेने वाला था नहीं, तो सब्जी वब्जी लेकर के बांका बाजार जाते थे। जाने के बाद उसको साथ लेकर के गए। इस क्रम में से लगाते एक दिन 200 रुपये का बेचे, एक दिन 300 रुपये का बेचे। उसके बाद फिर मैंने 20 केजी बीज लिए। इसी प्रकार से मैंने लगाना शुरू किया। उसके बाद बाज़ार जो है मार्केट जाते लेकिन 2-3 महीना तक मेरा प्रतिदिन यदि 250 ग्राम आधा किलो मशरूम बर्बाद हो जाता था खाना। फिर आगे बढ़ते गए, फिर 20 केजी 30 केजी करके 50-100 करते अभी मेरे पास 2500-3000 के आसपास मेरे पास बीज है, अथी बैग लगा हुआ है। लगाने मशरूम कैसे लगाया जाता है इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। मशरूम सबसे पहले स्वच्छ गेहूं का भूसा या पुआल की कुट्टी को लेते हैं। इसके लगाने के लिए 2 विधि है। प्रथम जैसे कि हम लोग धान उसनते हैं गांव देहात में, उसी प्रकार से उसन करके। और दूसरी प्रक्रिया है कि बेमेस्टिन और फॉर्मेलिन के माध्यम से गेहूं को भूसा लेने के बाद स्वच्छ पानी में धो लेते हैं। उसके बाद मैंने 100% टेम्परेचर के में उसको उसन लेते हैं, पूरी एक तापमान के अनुसार चूल्हा में जला करके। उसनने के बाद उसको जैसे फर्श पर, पक्की फर्श पर या पॉलीथीन पर बिछा करके 50% नमी को रखते हैं। 50% नमी को डिलीट उड़ा देते हैं ताकि मीडियम मैंने बीच में रख। PP बैग 14x24 का PP बैग लेते हैं और उसके नीचे का हिस्सा रबर या धागा से बांध देते हैं। बांधने के बाद फिर भूसा को 3 इंच के आसपास भूसा को डालते हैं, रखते हैं। चारों साइड किनारे स्पॉन डालते हैं, फिर 3 इंच भूसा डालते हैं, फिर चारों साइड किनारे स्पॉन। इसी प्रकार से बैग को पूर्ण कर लेते हैं। पूर्ण करने के बाद उसका मुंह बांध देते हैं और किसी कील को स्टर लेते हैं और उसको भी फिर स्टरलाइज या डिटोल पानी में धो करके 10-20 जितना हो 10-20 छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने के बाद फिर ठंडा घर में जैसे फूस का झोपड़ी हो या कच्ची पक्की मकान हो वहाँ रखते हैं। रखने के बाद बीच में इसको मैंने ठंडा के लिए पानी से स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते रहते हैं कि ताकि इसका ठंडा बना हुआ रहे। उसके बाद मेरा इसी प्रकार से करते 2 दिन 4 दिन करने के महीना दिन में ही 25 से 28 दिन के अंतराल में ये अपना मसलियम फैल जाता है और उसमें से निकालने का प्रारंभ उसका कील यानी निकलने लगता है।
मशरूम को लगाने के बाद इसमें कुछ बीमारी और कीटों का प्रकोप होता है। इन सब से बचाने के लिए यह किसान इनकी रोकथाम किस प्रकार से करते हैं, इसकी समस्त जानकारी इस प्रकार से है। इसके बाद है कि जैसे कि फसल होने के बाद बीमारियां इस पर, जैसे कि मधुआ मक्खी होता है, छोटा छोटा वो मक्खी लग जाता है। अब मक्खी लगने के बाद वो थोड़ा सा रस चूस जाता है। रस चूसने के बाद वो पीला पीला होने लगता है। इसके बचाव के लिए बस आसान सा तरीका है, डिटोल एक बाल्टी पानी में लेंगे, 1 बाल्टी पानी लेंगे, उसमें 2 बूंद डिटोल मारेंगे। डिटोल देने के बाद बस डिटोल मिला करके इसको स्प्रे कर देना। टेम्परेचर का, इसका तापमान जैसे अबरी जेठ या बैसाख महीना के आसपास है। यदि फूस की झोपड़ी है तो उसके अगल बगल चारों तरफ जूट का बोरी लटका देते हैं, और जूट का बोरी लटकाने के बाद उसको भिंजाए रखते हैं सुबह दोपहर तो एकदम ज़रूरी है। बाकी बात रही कि इसकी सावधानियाँ जब हम उस रूम में प्रवेश करते हैं तो पहले हाथ पैर हम डिटोल पानी से धो लेते हैं। जिस जगह जैसे गेट है उस जगह एक बोरी रखते हैं, बोरी को डिटोल पानी से धो करके रखते हैं ताकि उसमें जो कीटाणु जीवाणु रहे बस वहीं नष्ट हो जाए। बात है किसान भाइयों, इसमें देखिए पर 1 बैग लगाने में कुल अपना लेबर कॉस्ट ले करके 50 रुपये के खर्च आता है। 250 ग्राम स्पाउन, 2 रुपये का बैग भूसा, प्लस अपना मजदूरी, प्लस जलावन वगैरह उसने का जो है सब मिला के कुल हम लोग अपना कैलकुलेट किए हुए हैं। 50 रुपया से कम में ही आता है। लेकिन इसमें देखिए 1 केजी बढ़िया से आप रखा कीजिएगा तो 1 बैग में कम से कम 2 से 2.5 किलो तक मशरूम आएगा। और 2 से 2.5 किलो आने के बाद किसनो भी कोई भी मार्केट हो 100 रुपया से ऊपर में ही इसका बिक्री है। 100 रुपया से कम नहीं, मैंने बिक्री इसका नहीं है। तो मान लिया जाए कि 2.5 किलो आया तो 250 रुपया आ गया हमको 1 बैग में, प्रति बैग में। 250 रुपया में प्रति बैग में आने के बाद लागत उसमें एक बैग में है 50 रुपया, फिर भी शुद्ध मुनाफा हमको 200 रुपया के आसपास आ। अलसी, जिसे किसान आमतौर पर तीसी के नाम से जानते हैं, एक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर फसल है। वर्तमान में ये फसल पककर कटाई योग्य तैयार हो गई है और अक्सर किसान फसल की कटाई और भंडारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल से कम उत्पादन मिलता है, साथ ही इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए किसान तीसी की कटाई से लेकर भंडारण और बाजार में बेचने तक किन किन बातों पर ध्यान दे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह से। आज हम आपके बीच एक बहुत प्राचीनतम तिलहनी फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसका नाम अलसी है। जो अलसी के बीज का उपयोग है वो मुख्यतः तेल के रूप में होता है, और वो तेल जो है इंडस्ट्रीज उद्योग धंधों में ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है। भारत में खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। आजकल जो जैसा आप लोग जानते होंगे कि अलसी का जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, औषधीय गुण है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, अलसी की फसल मुख्य रूप से करीब 100 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जैसे पत्तियां पीली पड़ने लगे और फलियों का रंग पीला पड़ने लगे, इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए और इसे जमीन के थोड़ी सी ऊपर हंसिए से काटा जाता है। फसल की परिपक्वता की पहचान: जब फसल का रंग हल्का हरा भूरा होने लगे और पत्तियां भूरी होकर सूखने लगे तो समझे फसल कटाई योग्य तैयार हो रही है। आमतौर पर फसल की फलियां में दाने पक जाने पर फलियों का रंग भी भूरा हो जाता है। साथ ही फसल की प्रजातियों की अवधि के अनुसार फसलों की कटाई भी की जा सकती है। देर से कटाई करने पर फलियों में दाने खेत में झड़ने लगते हैं, जिससे नुकसान होता है। कटाई हमेशा तेज धार वाले औजारों से करना सही रहता है। मजदूर न मिलने पर आप इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से कर सकते हैं। कटाई करते समय खेत में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक नमी होने पर कटाई के दौरान उपज में मिट्टी मिलने की संभावना अधिक रहती है। कटाई के बाद फसल को खेत में 1 या 2 दिन तक सुखाना चाहिए। ये जरूरी है कि कटाई के बाद ही गहाई की जाए,
अन्यथा नुकसान की संभावना रहती है। कटाई के बाद देर से गहाई करने से बीज खराब हो जाते हैं और बीज बिखरने से बहुत नुकसान होता है। जब कोई कटी हुई फसल का ढेर खेत में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उसमें गर्मी बढ़ने से फफूंद, रोग और कीटों के लगने की स्थितियां बनती है। साथ ही बीजों के बेरंग और अंकुरित होने से बीज भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए खलिहान में लाकर भी फसल को सुखाया जाना सही रहता है। खलिहान ठोस, साफ और चिकना हो, ये अच्छा रहता है। फसल अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इससे दाने निकाल लेने चाहिए। कटी हुई फसल की मैनुअल गहाई, जैसे फसल के बंडलों को कड़क सतह पर पीटकर या फिर बालियों को किसी कड़क सतह पर घिसकर की जा सकती है। इन सभी तरीकों से अलसी के दाने बाली से अलग हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कटी हुई फसल की अलग अलग मशीनों द्वारा गहाई की जाए। भंडारण के लिए वैसे भंडार गृह का चयन करना चाहिए जहां सीलन न हो और चूहों से अन्न का बचाव किया जा सके। भंडार गृह हवादार हो एवं जरूरत पड़ने पर वायुरुद्ध भी किया जा सके। भंडार से पूर्व पक्का भंडार गृह एवं धातु की कोठियों को साफ सुथरा कर लेना चाहिए एवं कीट मुक्त करने के लिए मेलाथियान 50% का पानी में 1:100 में बने घोल को दीवारों एवं फर्श पर प्रति 100 वर्ग मीटर में 3 लेयर घोल की दर से छिड़काव करना चाहिए। बोरियों में अनाज भर कर रखने के पहले इन बोरियों को मेलाथियन 50% के घोल में बोरियों को डुबोकर फिर बाहर निकालकर सुखा लेना चाहिए। ठीक से सूख जाने के बाद ही उसमें अनाज भरना चाहिए। अनाज से भरे बोरे को भंडार गृह में रखने के लिए फर्श से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बांस या लकड़ी के तख्ते का मंच तैयार करना चाहिए, जो कि दीवार से कम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। बोरियों के छलियों के बीच भी 75 सेंटीमीटर खाली स्थान रखना फायदेमंद होता है। अलसी में जहाँ तक लागत की बात करें तो इसमें लागत के हिसाब से लागत बहुत कम आता है और जो आर्थिक आंकड़े इसके हैं उसमें कम से कम आपको 15 से 20 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शुद्ध मुनाफा होता है। किसान भाइयों, बदलता मौसम जिस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही इसका दुष्प्रभाव हमारे पशुओं पर पड़ता है। खासकर अगर हमारे राज्य के कोशी क्षेत्र की बात की जाए तो इस समय इन क्षेत्रों के पशुओं में कई बीमारियां पनपने लगती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो कई हानिकारक कवक भी पानी के साथ बहकर यहाँ की मिट्टी में आ जाते हैं और अप्रैल मई माह में जब तापमान इनके अनुकूल होता है तब ये एक्टिव होकर पशुओं में कई घातक बीमारियों को पैदा करते हैं। इसलिए इन बीमारियों से अपने पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए जानते हैं राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर प्रमोद कुमार से। हम आपसे बोवाइन वायरल डायरिया के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। बोवाइन वायरल डायरिया 2018 में मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा केसेस इसके आए हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि पिछले साल जो बाढ़ आया तो उससे काफ़ी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो हम लोग को बाढ़ के माध्यम से खेतों में आ गया और जहाँ जानवरों के बाड़े तक आ गया। लेकिन उसके बाद ठंड का महीना आया तो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट थे, वायरल, पैरासाइट्स, वो टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से उनका एक्टिविटी बढ़ गया और उसका प्रकोप अभी मार्च और अप्रैल के महीने में काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। ये एक बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अपने आप होगा और एक 15 दिन के अंदर अगर वो सबसाइड हो गया अपने आप तो ठीक है, नहीं तो अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका तो उसकी मौत भी हो जाती है। किसान भाइयों, भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। इस बीमारी का मुख्य लक्षण है काफ़ी तेजी से दस्त होना, जिसको हम लोग प्रोफ्यूज डायरिया बोलते हैं, पतला गोबर होना, दूध का उत्पादन अचानक से गिर जाना और इसके शुरुआती लक्षणों में कई बार हल्का या तेज बुखार भी आता है और ये सिम्टम के आधार पे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसके बचाव के हम लोग उपाय करके रखें। इस बीमारी के डायरिया जो अभी जो देखा जा रहा है उसके और भी कई कारण हैं,
जिसको हम लोग सिंपली इंट्राइटिस बोलते हैं। इंट्राइटिस का मतलब कि आंत में सूजन होना और खून आना। तो वैसे जानवरों के आंत में इंटरनल हेमरेज यानी आंत के अंदर में खून निकलना और प्रोफ्यूज डायरिया होना, कई बार पेचिस टाइप का लच्छा भी गोबर में आता है। तो ये सारे इंट्राइटिस के लक्षण हैं और इस टाइप के लक्षण जब भी शुरुआती दिनों में दिखाई पड़े तो उसका तुरंत उपचार करवाएं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिसके वजह से हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप हाइजीनिक मेजर लें अपने पशुओं के बाड़े में या फार्म में। उसके लिए जानवर अगर बाहर से आते हैं तो फार्म के गेट पे आप फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट का घोल रखें ताकि उनका पैर धुलते रहे। चारा जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया में जो चारा डूबा हुआ था उस एरिया का चारा खिलाने में थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर और नमक का भी साथ में इस्तेमाल करें। अगर किसी तरीके का माइल्ड डायरिया और हल्का फीवर दिखता है तो उसको तुरंत संबंधित पशु चिकित्सक से उनका इलाज करवाएं। वायरल डायरिया के बारे में जिसका कि लक्षण दस्त के रूप में काफ़ी आता है तेज़ी से, इसके इलाज के लिए अगर पशुओं में दुधारू पशुओं में या बाछियों में काफ़ी तेज़ दस्त हो रहा है, पतला दस्त आ रहा है, खाना गाय छोड़ दे रही है, दूध का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। इसमें इनरोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो भी सॉफ्ट टिश्यू पे जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सलाइन भी चढ़ाएंगे, फ्लूइड थेरेपी, ताकि जो भी शरीर से इलेक्ट्रोलाइट और पानी का जो फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग डेक्स्ट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स भी सलाइन के रूप में उसको निश्चित रूप से देंगे। चूँकि उनका पाचन शक्ति एंट्राइटिस की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो साथ में एपेटाइजर, जिसको हम लोग बोलचाल में पाचक बोलते हैं, लीवर टॉनिक भी साथ में देंगे ताकि उनका रिकवरी जल्दी हो। के इलाज में सल्फाडिमिडीन जो भी गोली बाज़ार में उपलब्ध है या लिक्विड पेरेंटली भी सल्फाडिमिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षण जैसे जब भी माइल्ड हल्का फीवर दिखे या तेज़ फीवर दिखे, गाय खाना खाने छोड़ दे या डायरिया, हल्का डायरिया हो या तेज़ डायरिया हो, तो इस टाइप का लक्षण दिखने से हम समझेंगे कि ये इसको बोवाइन वायरल डायरिया का लक्षण आ रहा है। और जितना जल्दी हम लोग इसका इलाज करेंगे फ्लूइड से और एंटीबायोटिक से, उतना जल्दी रिकवरी होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर इलाज में देर करेंगे तो संभव है कि प्रभावित पशु की मौत भी हो जाती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महुअट, जिला बक्सर के कृषक नरेंद्र यादव ने। यह हल्दी की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और अभी जो समय चल रहा है, मेरे ख्याल से आप रबी की कटाई में व्यस्त होंगे, है ना। और मैं आपके सामने आज कुछ बातें लेकर के आया हूँ कि रबी की कटाई के बाद आप क्या करेंगे। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं रबी के कटाई के बाद गर्मी में कुछ करना नहीं चाहते, तो ये थोड़ा सा खेत को खाली छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपने खेतों में लगाएं ताकि आपका खेत खाली भी ना रहे और आपको अतिरिक्त आय जो है आपको मिलती रहे। सबसे पहले शुरू करेंगे हल्दी के बारे में। अप्रैल मई में आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा है कि कौन सी वैरायटी आप लगाएंगे इसके लिए, हल्दी के लिए। तो हल्दी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो राजेंद्र सोनिया वैरायटी आती है और ये एकमात्र वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा करती है। तो किसान भाई इसको कहीं से भी ले करके और इसको आप लगाइए, राजेंद्र सोनिया मैं कह रहा हूँ। और लगाने के लिए किस तरह से हल्दी लगाते हैं, इसके लिए जो हल्दी जो मिलती है उसमें आप देखेंगे कि नोट्स बने होते हैं, मतलब
1 आंख 2 आंख इस तरह की हल्दी आप पाएंगे जब उसको हाथ में लेके देखेंगे। जैसे आलू के केस में होता है ना, वो आंख बनी होती है, तो उसी तरह से हल्दी में भी वैसे हल्दी को लगाना है जिसमें कम से कम 1 से 2 आंख दिखता हो आपको, तो वैसा हल्दी का आप चुनाव करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पटसन की खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। अच्छे फलन के लिए लीची के बाग में जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।